वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा पूर्ति में आज हम देखने वाले हैं कि जो सोर्सेस क्या हैं मनी सप्लाई के, यानी कि मनी सप्लाई का जो सोर्सेस होगा वो क्या हो सकता है उसके बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मनी सप्लाई के सारे कंपोनेंट जो थे, ओल्ड कंसेप्ट था, न्यू कंसेप्ट था, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन जब आपके आए कि मनी सप्लाई पे आप निबंध लिखिए या फिर एक्सप्लेन द मनी सप्लाई फैक्टर, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको पूरे कंपोनेंट समझाने, सारे M1, M2, M3, M4 ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट दोनों ही समझाने हैं, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो मनी सप्लाई ऐसे करके आप उसको बता सकते हैं, ओल्ड कंसेप्ट, और साथ ही साथ यहाँ आप बता सकते हैं न्यू कंसेप्ट, नई अवधारणा और पुरानी अवधारणा। पुरानी अवधारणा में आपको पता है M1, M2, M3 और M4 है, ठीक है। जबकि न्यू कंसेप्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक मॉनेटरी एग्रीगेट के रूप में और दूसरा लिक्विडिटी एग्रीगेट के रूप में। मॉनेटरी में भी आपको पता है कि हमने 4 फैक्टर लिए थे। M0 लिया था, यहाँ पे M0, M1, M2 और M3, यहाँ पे M4 नहीं था, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, इसे बेस मनी कहा जाता है M0 को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो पूछा जा सकता है नैरो कंसेप्ट कौन सा है मनी सप्लाई का, तो वो M1 होगा। किस मनी कंपोनेंट को AMR कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, तो वो कहा जाता है M3 को। क्लियर। उसी तरह से लिक्विडिटी बेस पे हमने देखा था कि L1, L2 और L3, क्लियर है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हमने न्यू और ओल्ड कंसेप्ट पढ़े। अब क्वेश्चन ये आता है कि मनी सप्लाई होती कैसे है, कौन मनी सप्लाई को करता है, कहाँ से सोर्सेज है मनी सप्लाई के, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर। ध्यान रखिएगा, इसे मैं रिजर्व मनी, बेस मनी और हाई पावर मनी तीनों का आंसर आप कह सकते हैं एक हो सकता है, ठीक है। चाहे वो आपका हायर पावर मनी, या इसे क्या कह सकते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा। हिंदी में क्या कहेंगे, उच्च शक्ति मुद्रा। क्लियर। इसी को ही हम कह सकते हैं रिजर्व मनी, ठीक है। इसी को ही हम कह सकते हैं बेस मनी, जो मैंने आपको बताया था M0 से डिनोट होती है। क्लियर है। रिजर्व मनी यानी RM। तो आप चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से कहीं से भी पूछें, या आ सकता है कि एक्सप्लेन द हाई पावर मनी, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि सोर्सेज ऑफ मनी, ठीक है, सोर्सेज ऑफ रिजर्व मनी, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सोर्सेज के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। स्रोत बताइए मुद्रा पूर्ति के स्रोत। क्लियर है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला कि जो H होता है यानी हाई पावर मनी को देश की सरकार या केंद्रीय आप कह सकते हैं बैंक है, वो इसको उत्पन्न करती हैं या उसका ओरिजिन होता है। कहाँ से होगा, उसका जो उद्गम है वो कहाँ से हो सकता है, हमारी सरकार व केंद्रीय बैंक का मतलब क्या हो गया, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है, यानी कि RBI। गवर्नमेंट हो सकता है आपका, साथ ही साथ और कौन हो सकता है, RBI, जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो H का जो उद्गम है या H जो उत्पन्न है वो कहाँ से होती है, देश की सरकार या केंद्रीय बैंक उत्पन्न करती है, या तो वो जनता के पास रहता है C के रूप में। इसे हम एक फ्लो चार्ट से आराम से समझ सकते हैं। H का जो उत्पन्न है वो कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से, ठीक है। ये किसके फॉर्म में रहेगी, जो गवर्नमेंट और RBI है वो जब स्रोत लाते हैं तो वो किसके पास रहती हैं, या तो जनता के पास में रहेगी करेंसी के रूप में, या फिर किसके पास रह सकती हैं, बैंक, और कहाँ रहेगी, बैंक के पास में, ठीक है। बैंक के पास में आप कह सकते हैं रिजर्व के रूप में, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। किससे कर रहे हैं, R से। क्लियर है।
यानी कि सरकार और केंद्रीय बैंक जो पैसा लेके आती है वो दो जगह रहता है, एक तो जनता के पास में रहता है और एक रहता है बैंक में रिजर्व के रूप में। क्लियर है? भारत सरकार आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का जो नोट होता है वो इशू करती है और रिमेनिंग जितने भी नोट होते हैं जैसे 2 रुपीज, 5 रुपीज, 2000 का, 500 का, 100 का, वो सारा का सारा कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, 500 का हो गया, 100 का हो गया, 50 का हो गया, ये सारे के सारे। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है वो 98% क्या करती है? मार्केट में पैसा सप्लाई करती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2% हम ऐसे मान के चल सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें, देखिए अगर मैं आर को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि जनता के पास तो करेंसी रहती है, ये सी तो रहेगा ही सी के रूप में, ठीक है, लेकिन जो आर है वो 2 रूप में रहता है। 2 रूप में कैसे? या तो वो रहता है रिक्वायर्ड रिजर्व के रूप में या फिर एक्सेस रिजर्व के रूप में। ठीक है, देखिए एक होता है आर और इस आर को ही हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आर के रूप में, और दूसरा होता है हम कह सकते हैं ई आर के रूप में। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? आर का मतलब हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब अभी आपको बताते हैं, और एक्सेस रिजर्व। अब देखिए रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब होता है कि आपने सुना होगा CRR SLR, CRR SLR, तो आपको पता है कि CRR कहाँ, देखिए रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब होता है कि इतना रिजर्व रखना आवश्यक होगा, किस रूप में? CRR के रूप में और SLR के रूप में। और आप सभी अच्छे से जानते हैं CRR कहाँ रहता है? RBI के पास में जमा किया जाता है बैंक के द्वारा। कौन कराएगा? बैंक जो है वो अपने कुछ पैसों का हिस्सा कुछ कहाँ रखेगी? आरबीआई के पास में, जिसे कहते हैं CRR, और SLR जो होता है वो रखती है बैंक अपने पास में। ठीक है, तो SLR किसके रूप में रखती है? बैंक अपने पास में रखती है। तो इन दोनों को कहा जाता है रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, और जो एक्सेस रिजर्व होता है, एक्सेस का मतलब है एक्स्ट्रा, एक्सेस का मतलब क्या हो गया? अतिरिक्त, और वो अतिरिक्त लोन देने के रूप में काम आता है। अभी आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या है? स्रोत, यानी पैसा, मनी सप्लाई आता कहाँ से, मनी सप्लाई होता कैसे है? तो यानी कि H का मतलब होता है हाई पावर मनी। ठीक है, हाई पावर मनी। अब इसको उत्पन्न कौन करेगा? या तो आपकी करेगी सरकार, गवर्नमेंट, या फिर करेगा केंद्रीय बैंक। ठीक है, सरकार आप जानते हैं 1 रुपए का नोट होता है, वो इश्यू कौन करता है? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, भारतीय वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसको हम मानते हैं कि पूरी मनी सप्लाई में 2% होता है। और जबकि आरबीआई होता है वो सारे के सारे जितने भी बड़े नोट होते हैं वो इश्यू करने का अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास में, और ये मानते हैं हम 98%। ठीक है, तो ये तो सोर्सेस हो गया। अब ये जो सोर्सेस है मनी सप्लाई, वो किस रूप में हमारी अर्थव्यवस्था में रहता है? तो वो रहता है या तो जनता के पास पैसा रहता है, कुछ पैसा जनता के पास, हम सभी के पास में जो पैसा रहता है वो उसके बारे में बात की जा रही है, और दूसरा बैंक के पास में रहता है। अब देखिए जनता के पास में पैसा जो रहेगा उसे तो मैंने C से डिनोट कर दिया। ठीक है, करेंसी जो हमारे पास रहती है। और बैंक के पास में ये जो R है, इस R को हमने 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में कौन कौन सा? एक तो है रिक्वायर्ड रिजर्व के रूप में। रिक्वायर्ड रिजर्व का मतलब है कि बैंक क्या करती हैं कि अपने कुछ जो अमाउंट बैंक के पास होती है उस पैसों का कुछ हिस्सा तो CRR के रूप में आरबीआई के पास में जमा करा देती है, कैश में जमा कराती है। मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, किसमें? आपके मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, इन दोनों टॉपिक में मैंने आपको बताया CRR का पूरा आप कह सकते हैं कंसेप्ट, और SLR के बारे में भी। ठीक है, तो देखिए CRR जो होता है वो आरबीआई के पास में जमा कराना होता है बैंक को। ठीक है, और साथ ही साथ SLR को बैंक अपने पास में रखती है। क्लियर है? तो इसे कहा जाता है रिक्वायर्ड रिजर्व, RR। और जो बच जाता, मतलब कहने का मतलब है कि CRR और SLR को निकालने के बाद जो बच जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सेस रिजर्व या एक्स्ट्रा रिजर्व, तो इसे क्या कहते हैं? लोन देने के लिए काम में लिया जाता है। इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाई पावर मनी C प्लस RR प्लस ER। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। क्लियर है? आगे देखें इसे, देखिए आगे देखते हैं इसका कंसेप्ट।
देखिए एच बैंक जमाओं का विस्तार और मुद्रा पूर्ति का निर्धारक होता है। बैच जो होता है इसे बेस मनी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि हायर पावर मनी को बेस मनी क्यों कहा जाता है? तो देखिए हायर पावर मनी का मतलब क्या हो गया कि हायर पावर मनी को लाता कौन है? हमारी गवर्नमेंट लाती है। और कौन लेके आता है? और आरबीआई लेके आती है। ठीक है, अब ये दोनों लेके आती हैं, उसके बाद ये मनी सप्लाई बढ़ती है ना अर्थव्यवस्था में। ये दोनों ही क्या करती हैं? मनी सप्लाई को कहाँ लाती हैं? अर्थव्यवस्था में लेके आती हैं। मनी सप्लाई को कहाँ ला रही है? अपनी इकोनॉमिक में, अपनी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसीलिए इस हायर पावर मनी को ही हम क्या कहते हैं? बेस मनी। क्योंकि ये क्या है? आधार है। आधार का मतलब ये नहीं होता तो मनी सप्लाई कैसे होती? इसीलिए इसे बेस मनी भी कहा जाता है। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं कि ये जो सोर्सेज हैं RM और H है, ये किस किस कंसेप्ट में आरबीआई देती है? या तो आरबीआई डायरेक्ट तो हमें नहीं देगी। आरबीआई ने क्या कभी डायरेक्ट हमको रुपए वगैरह दिए हैं क्या? डायरेक्ट हम इनसे ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्या गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमको डायरेक्ट दिया है क्या? कभी नहीं दिया। तो ये किस फॉर्म में रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो आरबीआई है और जो गवर्नमेंट है जो कि पैसा सप्लाई, मनी सप्लाई को लेके आती है अर्थव्यवस्था में, ये किस रूप में लेके आ सकती है? मतलब ये सप्लाई कैसे करती है अर्थव्यवस्था में, ये पैसा कैसे डालती है अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सरकार को उधार देती है। आप देखते हैं सरकार, आरबीआई द्वारा सरकार को शुद्ध उधार मतलब नेट बोरोइंग उधार देती है सरकार, ताकि अपने जो भी काम है, जो भी आप देखते हैं जो प्लानिंग है वो बेटर कर पाए। तो सरकार, आरबीआई क्या करेगी? किसे देगी? गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, क्या देती है? उधार देती है। क्लियर है? यानी कि आरबीआई पैसा कैसे लेके आएगी? सरकार को देगी। ठीक है, अब आरबीआई ने सरकार को दिया और सरकार के अपने पास रखेगी? नहीं, इसे अर्थव्यवस्था में लेके आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं आप देखते हैं रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं बहुत बड़े कोई प्रोजेक्ट आया है हमारे देश में, तो वो सारे प्रोजेक्ट के रूप में मनी सप्लाई कहाँ हो जाती है? हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाती है। देता कौन है? आरबीआई देती है, सरकार के माध्यम से आता है। कहाँ आता है? हमारी इकोनॉमिक में। क्लियर है? दूसरा हम कह सकते हैं जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करती है? व्यापारिक और जो कह सकते हैं सरकारी बैंक को भी उधार देती है। तो आरबीआई है वो कॉमर्शियल और आप कह सकते हैं जो कोऑपरेटिव होती है, कोऑपरेटिव बैंक, उनको भी क्या करती है? उनको भी उधार देती है। तो उससे भी हमारी इकोनॉमिक में क्या आ जाता है? पैसा आता है। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं व्यापारिक बैंक, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को अधिकतर लोन देती हैं, और दूसरी होती है सहकारी बैंक, इनको भी देती है पैसा। ठीक है, तो आरबीआई के देता कौन है? आरबीआई दे रही है। हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे आएगा? डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा पैसा, वो किसी के माध्यम से होके आएगा। और यहाँ पे तो बना गवर्नमेंट, यहाँ बना दोनों बैंक। और अगर हम बात करें तो आरबीआई, ध्यान रखिएगा, आरबीआई रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए कौन देता है? रूरल सेक्टर की जितनी भी बैंक है उसका फादर कौन है? नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। ठीक है, इस नाबार्ड को रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए देता है। तो भी नाबार्ड को जब पैसा दिया जाएगा तो नाबार्ड अपने पास तो नहीं रखेगा, ये हमारी अर्थव्यवस्था में यानी कि रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट करेगा। तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई होगी। क्लियर है? या हम बात करें कि आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दिया जाए। ठीक है, या हम कह सकते हैं आरबीआई द्वारा जो कॉमर्शियल सेक्टर होता है यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही हम क्या कहते हैं? कॉमर्शियल सेक्टर। ठीक है, अब इन कॉमर्शियल सेक्टर को जब वो पैसा देती है, लोन देती है, ठीक है, तो वो भी हमारी अर्थव्यवस्था में ही ये पैसा आने वाला है। क्लियर? अब हम बात करें कि और कैसे रूप में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आरबीआई की नेट फॉरेन एक्सचेंज असेट्स, आरबीआई जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है, आरबीआई की नेट फॉरेन एक्सचेंज असेट्स, आरबीआई का नेट फॉरेन एक्सचेंज
असेट्स, ठीक है, इस फॉरेक्स के रूप में भी आता है। अब इसको ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्या कहा जाता है? नेट। अब ध्यान रखिएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज असेट्स, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे देश में इनफ्लो होता है, ध्यान रखिएगा, इसको कंसेप्ट को समझने के लिए मैं बता देती हूँ। अगर हमारे देश में इनफ्लो हो रहा है, किसका? फॉरेन करेंसी का। अगर विदेशी पैसा हमारे देश में, इनफ्लो का मतलब आ रहा है, हमारे देश में आएगा, तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी? देखो, हमारे देश में अगर कोई हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट लेके आया है, बाहर की विदेशी कंपनी या कोई भी व्यक्ति हमारे देश में जब पैसा लेके आता है, ठीक है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो ध्यान रखिएगा उसके पास में उस देश की कंट्री का पैसा होगा, यानी वो डॉलर होगा, पाउंड होगा, येन होगा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? उस पैसे को क्या करेगा? आरबीआई के पास में जाएगा, और आरबीआई के पास में वो जो फॉरेन करेंसी होती है उसको क्या करेगा? उसको जमा करा देगा, और आरबीआई उसको क्या दे देगी? हमारे यहाँ की जो रुपीस है, जो हमारे यहाँ की करेंसी है, वो दे देगा। अब वो रुपीस लेकर कहाँ आ रहा है? वो हमारे मार्केट यानी हमारी इकोनॉमिक में आएगा और कंस्ट्रक्शन या आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट करेगा। तो देखिए, फॉरेन करेंसी आई और उसकी वजह से मनी सप्लाई क्या होगी? हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन करेंसी का जब इनफ्लो होता है, जब हमारे देश में आएगी, तो मनी सप्लाई हमारे देश में बढ़ जाएगी। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो फॉरेन करेंसी लेके आया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लें कि वो डॉलर लेके आया, ठीक है। अब ये डॉलर को क्या करेगा? वो आरबीआई के पास जमा करा देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे मार्केट में क्या चलता है? रुपीस चलता है, तो डॉलर क्या करेगा? आरबीआई में जमा करा देगा। आरबीआई में डॉलर को जमा कराने के बाद में उसको क्या मिल जाएगा? उसे मिल जाएगा हमारे देश की करेंसी यानी रुपीस, और वो रुपए लेकर हमारी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इससे हमारे देश में क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर लीजिए कि अगर आउटफ्लो होता है, अगर फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, फॉरेन करेंसी हमारे देश से जाती है, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मानते हैं कि कोई भी आरबीआई के कोई भी आउटफ्लो का मतलब कोई भी इंडियन स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भारतीय छात्र है, वो अगर जापान में या यूएसए में स्टडी के लिए जाता है, तो वो क्या करेगा? उसको क्या चाहिएगा? डॉलर चाहिएगा, ठीक है, उसको क्या चाहिएगा? डॉलर। अब वो क्या करेगा? डॉलर को लेकर यूएसए उसको स्टडी करने के लिए जाना है, तो वो डॉलर को क्या करेगा? आरबीआई के पास लेके जाएगा, ठीक है। अब उसे ध्यान रखिएगा, अगर कोई भारतीय स्टूडेंट है, ठीक है, अब वो चाहता है कि मुझे कहाँ जाना है? यूएसए जाना है। अब यूएसए में क्या चलता है? आपको पता है, डॉलर चलता है। तो वो आरबीआई के पास जाएगा, रुपीस को क्या करेगा? रुपीस को कराएगा जमा, ये रुपए यहाँ चले गए, और उसके बदले में आरबीआई क्या दे देगी? उसे दे देगी डॉलर, ठीक है। अब उसे डॉलर दे दिया। अब डॉलर देने की वजह से आप देखते हैं डॉलर तो उसको मिल गया, लेकिन हमारे इंडिया का जो रुपए है वो कहाँ जमा हो गया? आरबीआई के पास। इसीलिए मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है आपको? इनफ्लो होता है तो मनी सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है, और आउटफ्लो होता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। अब वो डॉलर लेकर जा सकता है स्टडी करने के लिए यूएसए, क्योंकि यूएसए में क्या चलता है? डॉलर चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का, तो मनी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। क्लियर है? ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट। साथ ही अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, 6 नंबर की, तो वो देखिए 6 नंबर का मतलब होता है सरकार के प्रति, जो आप देखते हैं सरकार के प्रति जो जनता की लायबिलिटीज है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होगी अपने पब्लिक के लिए, जनता के लिए, ठीक है। तो क्या लायबिलिटी? जैसे फॉर एग्जांपल कि नोट इश्यू करना, नोट इश्यू करना भी क्या होती है? सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, टाइम टू टाइम वो नोट इश्यू करती है, तो उससे भी मनी सप्लाई क्या होती है? हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में बढ़ती है। क्लियर है? ये तो इंपॉर्टेंट है 6 की में यहाँ से आता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आरबीआई की नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज, जिसमें आप देखते हैं कि आरबीआई की कैपिटल है, रिजर्व फंड है, नेशनल फंड है, नेशनल फंड में कंट्रीब्यूशन है, जनता के लिए
आप कह सकते हैं पब्लिक के लिए जो कंपल्सरी जमा राशि है इसको नेगेटिव दिखाया जाता है, यानी माइनस किया जाता है। यानी कि 7 पॉइंट होता है जो आरबीआई है वो क्या करती है, इसमें देखिए आरबीआई का आप कह सकते हैं कि जनता के नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज होती हैं। आरबीआई के जो भी नेट मॉनेटरी लायबिलिटीज जो होती हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या आता है। आरबीआई का सपोज दैट आप मानते हैं आरबीआई का कैपिटल है, या हम कह सकते हैं कि रिजर्व फंड है, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ नेशनल फंड है, नेशनल फंड में कंट्रीब्यूशन है, नेशनल फंड में जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि जो योगदान है, ठीक है, आरबीआई का, या फिर जो कंपल्सरी डिपॉजिट है जनता की, ठीक है, तो ये भी किस में आएगी, कंपल्सरी जो डिपॉजिट है, ठीक है, इसको नेगेटिव दिखाया जाता है। जो 7 पॉइंट है ना उसको क्या दिखाएगा, नेगेटिव। अब इसका क्या फॉर्मूला बनता है देखो, 1 जो पहला पॉइंट बताया 3, 4 + 5 + 6, ये तो क्या होता है प्लस में हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस होगा वो 7 होगा, ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 7 को क्या करना है, माइनस करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा रिजर्व मनी के बारे में। ये फॉर्मूला है, ये सोर्सेज होते हैं। क्लियर है। 1 से 6 के जितने भी आइटम है उनको जोड़कर जो 7 आइटम है उसको घटा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि रिजर्व मुद्रा या उच्च जो हायर पावर मनी है, रिजर्व मनी या हायर पावर मनी में रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को दी जाने वाली जो आप कह सकते हैं नेट बोरोइंग है उसका स्थान सबसे ज्यादा है। यानी मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताया ना, ये देखिए आरबीआई गवर्नमेंट को जो उधार देती है तो उसका सबसे ज्यादा परसेंट 80% से लेकर 90% तक सबसे ज्यादा पैसा इसी वजह से अर्थव्यवस्था में आता है। क्लियर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है सोर्सेज ऑफ मनी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, ये 7 पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इकोनॉमिक में पैसा आता कहाँ से। सबसे मेन तो पैसा जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू होता है। गवर्नमेंट का आप जानते हैं 1 रुपए का नोट इश्यू करती है और जबकि जो आरबीआई है वो सारे बड़े नोट इश्यू करती है, ठीक है। अब ये जो नोट इश्यू करते हैं ये किस फॉर्म में रहते हैं, या तो जनता के पास रहते हैं या बैंक के पास में रहते हैं, ठीक है। बैंक के पास में और जनता के पास, इन दोनों रूप में रहते हैं। बैंक के पास में देखिए आरआर या ईआर के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा C + RR ER, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो गवर्नमेंट और आरबीआई है ये ही पैसे को क्या करती है, मनी सप्लाई करती है इकोनॉमिक में, इसीलिए इसे कहता है H को, हाई पावर मनी को ही बेस मनी कहते हैं। अगर ये नहीं होती, ये बेस मनी नहीं होती तो मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में नहीं हो पाती, ठीक है। अब हमने बात की सोर्सेज की कि आरबीआई या गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट हमें पैसा नहीं देती है जनता के पास या बैंक में, ये किसी के माध्यम से आता है, ठीक है, किसी के थ्रू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई है वो गवर्नमेंट को उधार देती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, तो सरकार उधार लेती है आरबीआई से और प्रोजेक्ट को पूरा करती है। आरबीआई व्यापारिक बैंक और सरकारी बैंकों को देती है तो हमारी इकोनॉमिक में पैसा आएगा। आरबीआई नाबार्ड को देती है, नाबार्ड का मतलब रूरल सेक्टर को देगी तो वो इकोनॉमिक में पैसा आएगा। आरबीआई कॉमर्शियल सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को देती है तो इकोनॉमिक में पैसा आता है। और आरबीआई का ये जो नेट फॉरेन एक्सचेंज असेट्स हैं, मैंने आपको बताया था इनफ्लो और आउटफ्लो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फॉरेन करेंसी जब हमारे देश में आती है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, अब मैंने आपको रीजन भी बताया था कैसे बढ़ेगी, ठीक है। और आउटफ्लो होता है तो कम होती है, उसका रीजन भी आपको बताया। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट। फिर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट है वो पब्लिक लायबिलिटीज होती है, ठीक है, जैसे नोट इश्यू करना कुछ जनता की जिम्मेदारी होती है सरकार के ऊपर, तो उसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था में पैसा आता है। लेकिन जो 7 पॉइंट है उसको आपको लेस करना है, ये
7 पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। आरबीआई की नेट मॉनेटरी लायबिलिटीज होती है जिसमें आरबीआई का कैपिटल आ गया, रिजर्व फंड आ गया आपका, ठीक है, और आपका आ गया कि नेशनल फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपल्सरी डिपॉजिट होती है जनता की, ये सारे इसमें आते हैं। और इसीलिए 7 को क्या किया जाता है, जो लायबिलिटीज है उसको लेस करके हम अपना रिजर्व मनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका सोर्सेज